हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ एज यू नो कि हम लोग जो है वो 11th का जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर देखा लिविंग वर्ल्ड, उसके बारे में सारी बातचीत की। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड बहुत ही छोटा चैप्टर है और अब जो है वो हम आज इस वीडियो के थ्रू हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर जो है इसका नाम है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात की थी। ठीक है, तो अब जो है हम सेकेंड चैप्टर में हमें बात करना है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, क्योंकि हमने जो है वो फर्स्ट चैप्टर में बात किया था कि देयर आर वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ। इस अर्थ के ऊपर में जो है वो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और हमने ये भी बात की थी कि इन वैरायटी को पढ़ने के लिए जो है वो इन ऑर्गेनिजम्स का प्रॉपरली क्लासिफिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप क्लासिफिकेशन नहीं करोगे तो आप जो है वो इन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी नहीं कर पाओगे, उनको याद नहीं रख पाओगे और उनके बारे में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी नहीं जान पाओगे। ठीक है, अगर हमें जो है वो इतना वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है इनके बारे में एक प्रॉपर स्टडी करना है, उनसे रिलेटेड जो भी मालूमात है वो अगर हासिल करना है तो उसके लिए जो है वो इन ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली क्लासीफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स एंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें यही देखना है कि कैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमैटिक पैटर्न से, सिस्टमैटिकली जो है वो उन्हें हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। जो भी ब्रांच है बायोलॉजी की जो क्लासिफिकेशन से जुड़ी हुई है, उन्होंने हमें क्या क्या जो है वो टूल्स प्रोवाइड किए हैं जिसकी मदद से हम इन ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टमैटिक्स के बारे में। सिस्टमैटिक्स जो है ये एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। ठीक है, ये एक बायोलॉजी की एक ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब सिस्टमैटिक्स जो है वो एक ऐसी बड़ी ब्रांच है, इट इज़ अ ब्रॉडर ब्रांच, इट इज़ अ वाइड ब्रांच जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्स। मतलब हमारे आसपास में कितने प्रकार के और कितने विभिन्न प्रकार के जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास में हैं। ठीक है, उनका कंपैरिजन करती है ये ब्रांच। ठीक है, और उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उन्हें हर एक तरीके से, मतलब हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उनकी स्टडी करके और फिर उन्हें क्लासीफाई करने में हमें मदद करती है। तो सिस्टमैटिक्स जो है इट इज़ अ ब्रॉडर और बिगर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of an organism। जो है वो उसमें कितने प्रकार की वैरायटी है, कितनी जो है वो डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। ठीक है, एक दूसरे से कैसे अलग हैं वो, उनके बीच में आप कंपेयर करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे अलग है, किसके समान है, सिमिलैरिटीज़ कितनी है, डिफरेंसेस कितने। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस जो हैं वो कंपैरिजन करके वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कौन सा जानवर किससे विकसित हुआ है, उनका विकास कैसा हुआ है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये सारे हर एक एरिया को, हर एक पॉइंट को जो है वो ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए सिस्टमैटिक्स जो ब्रांच है वो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इट डील्स विथ ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स, ये सारी फैक्टर्स से जुड़े हुए मालूमात जो है वो हमें सिस्टमैटिक्स देता है। ठीक है, देन उसी तरह से एक और ब्रांच है दैट इज़ टेक्सोनॉमी। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि इट इज़ अ टूल ऑफ क्लासिफिकेशन, मीन्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि ये ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का जो है वो एक माध्यम है। और ये क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं, बेसलेस नहीं है, मतलब किसी भी तरह से भाई आपने कि ये काला है, गोरा है और आपने उसको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर दिया कि जो भी काला पर्सन है उन्हें आपने, जो भी काले लोग हैं उन्हें एक ग्रुप में डाल दिया, जो गोरे हैं उन्हें एक ग्रुप में डाल दिया। नो, ऐसा नहीं है। टेक्सोनॉमी जो है वो ये सारी चीज़ें करता है जो सिस्टमैटिक्स करता है, लेकिन टेक्सोनॉमी जो है वो जब ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करता है तो वो प्रॉपर रूल्स फॉलो करता है। ठीक है, देर आर सर्टन रूल्स विच आर मेड बाय द क्लासिफिकेशन, या फिर जो बोल सकते हैं हम ब्रांच है जो क्लासिफिकेशन से जुड़ी हुई है, उनके कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स को फॉलो करके जो है वो जब ऑर्गेनिज्म की जो है वो जानकारी प्राप्त की जाती है, मालूमात
पता की जाती है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी भी एक बहुत बड़ी ब्रांच है जो ऑर्गेनिजम्स जो है उनको क्लासीफाई करने में मदद करती है, और सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं, रूल्स को फॉलो करके क्लासिफिकेशन करता है, ठीक है। देन इसके बाद में सीधे आते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन क्या है? तो क्लासिफिकेशन जो है ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, कि आप जो है वो प्रॉपरली उन्हें जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड कर दो कि भाई ये ग्रुप में इस तरह के ऑर्गेनिज्म है, ये ग्रुप में, और फिर उनको जो है वो नॉमेनक्लेचर, उनको नाम दे दो उस ग्रुप को। तो क्लासिफिकेशन जो है ये एक प्रॉपर तरीका है जिसके माध्यम से हम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज कर सकते हैं। अब अरेंज करने के लिए बेस क्या है, क्राइटेरिया क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, उनमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, उसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। उसे जो है वो फिर क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हमने जो लाइब्रेरी का एग्जाम्पल लिया था लास्ट वीडियो में, जो है हमने देखा था कि एक लाइब्रेरियन जो है वो अगर अपने लाइब्रेरी के बुक्स को क्लासिफाई करके नहीं रखता, प्रॉपरली अरेंज नहीं रखता, तो उसे एक पर्टिकुलर बुक ढूंढने में कई समय लग सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास में अगर हज़ारों बुक्स हैं तो वो उसमें से एक पर्टिकुलर स्टोरी बुक को ढूंढने के लिए उसे बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा। लेकिन अगर उसकी लाइब्रेरी वेल अरेंज्ड है, ठीक है, अब वो अरेंजमेंट कैसे करेगा? अगर सारी स्टोरी बुक्स तो वो स्टोरी बुक वाले रैक में रखेगा, अगर सारी की सारी बुक्स जो बायो से रिलेटेड है उसे बायो वाले रैक में रखेगा, फिजिक्स से रिलेटेड है फिजिक्स वाले रैक में रखेगा, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड है हिस्ट्री वाले। तो इस तरह से अगर वो अपने लाइब्रेरी को प्रॉपरली अरेंज रखता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, तो उसे कहा जाएगा क्लासिफिकेशन, ठीक है। और वो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना चाहते हैं और उसे याद रखना चाहते हैं तो, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन दो प्रकार से किया जा सकता है, या बोल सकते हैं कि इसके दो टाइप हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो है जिसे हम आर्टिफिशियल बोल रहे हैं, तो आर्टिफिशियल मतलब क्या? जो आप आंखों से देख रहे हो, ठीक है, आप जो है वो जो भी चीज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कि अरे जितने भी जानवर जो पानी में रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, अगर हम बात करें हैबिट या हैबिटेट की, अगर जितने भी जानवर जो है वो जो पानी में रहते हैं वो उनको एक ग्रुप में डाल दो, ठीक है, जितने भी हैं जो ज़मीन पे रहते हैं उनको एक ग्रुप में डाल दो, जितने भी जो है वो हवा में उड़ते हैं उनको एक ग्रुप में डाल दो। इज़ इट पॉसिबल? क्या वो जितने भी जानवर जो पानी में रहते हैं या ज़मीन पे रहते हैं या हवा में उड़ते हैं, क्या वो सब एक दूसरे से समान है? नहीं, उनकी सिर्फ एक ही कैरेक्टर मिल रहा है कि वो एक ही घर में रहते, एक ही जगह, एक ही तरह के वातावरण में रह रहे, लेकिन वो सभी एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उनमें जो है वो सिमिलैरिटी है, पूरे के पूरे कैरेक्टर सेम है, ऐसा नहीं है। तो आर्टिफिशियल क्या है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है ये आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो है वो अगर आप करते हो तो उसे कहा जाएगा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है ये जो भी बेसिक कैरेक्टर्स हैं और जो कन्वीनियंस है, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, हमारे सहूलियत के हिसाब से जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे कहा जाएगा क्या? नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो है ये बोल सकते हैं हम कि रॉ मटेरियल हैं किसके? क्लासिफिकेशन के, तो जो कहीं ना कहीं जो है वो क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो क्लासिफिकेशन जो है इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है। ये एक बोल सकते हैं हम कि एक ये डेफिनेशन है क्लासिफिकेशन की। आज पूरी सारी की सारी हम डेफिनेशंस के ही बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए ब्लैक बोर्ड वर्क थोड़ा सा ज़्यादा है ना। नेक्स्ट इज फाइलोजेनेटिक। अब जो भी एक्चुअली ये जो है ये इट शुड बी द थर्ड टाइप, ठीक है, नेचुरल के बाद में जो है वो फाइलोजेनेटिक, ये थर्ड टाइप होना चाहिए क्लासिफिकेशन का। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है ये ऐसा क्लासिफिकेशन है विच इज़ बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी डिस्केंट। डिस्केंट मतलब हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जो विकास हुआ है, जो विकसित हुए हैं जानवर एक दूसरे से, तो उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हिसाब से जो है उनमें क्या समान
समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, उस बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन किया जाए, उनके इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो आई थिंक जो है हम एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपके अगर आप बुक ऑब्जर्व करोगे तो फाइलोजेनिक जो क्लासिफिकेशन है उसका यहाँ पे जो है वो इस तरह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। यहाँ पर जो है दैट इज आर्किया, यहाँ पर जो है दैट इज बैक्टीरिया, और यहाँ पर जो है वो है यूकेरिया, और यहाँ पे लिखा है क्या, कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर जो है, अब यहाँ पे क्या है, कॉमन एंसेस्टर मतलब क्या, भले ही आगे चल के ये अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति मतलब इनका जो ओरिजिन है या इनका जो फॉर्मेशन है वो एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म से हुआ है, इनके जो पूर्वज हैं वो एक ही है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग जो है, मनुष्य जो है, इसका विकास जो है वो बंदर से हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या ये जो थ्योरी है या ये जो भी क्या कहेंगे हम उसको कि ये जो भी चीज़ कहा जाता है ये क्या बेसलेस है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ किसी ने कह दिया कि हमारे कैरेक्टर्स जो है वो हमारी जो हरकतें हैं वो बंदरों से थोड़ी मिलती जुलती है, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बंदरों से मिलता जुलता है, इसीलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि वो हमारे पूर्वज है। तो ऐसा नहीं है। अगर हम क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो बंदरों में और हम में जो है वो बहुत सारे कनेक्शंस हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो इस प्रकार से जो है वो हमारी उत्पत्ति अगर कॉमन एंसेस्टर से हुई है और उनमें समानताएं, किस प्रकार की समानताएं दिखती है, किस प्रकार की असमानताएं दिखती है, उसके हिसाब से जो है अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो वो एक अच्छा और प्रॉपर क्लासिफिकेशन माना जाता है, क्योंकि जो है वो आपका विकास, आप कैसे विकसित हुए हो, आपका विकास कहाँ से हुआ है, उसके बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो आपको प्रॉपर वे में पता चलेगा कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द लाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो भी आपको रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म एक से बाद तक, मतलब शुरुआत से आखिर तक जो आप लाइन तैयार करोगे कि भाई पहले मंकी, मंकी से फिर एप, एप से फिर उसके बाद में जो है वो स्टोन एज मैन, स्टोन एज मैन से फिर ह्यूमन बीइंग, तो धीरे जो है एंशियंट मैन, ये सब जो है वो क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो इससे हमको पता चलता है कि एक प्रॉपर वे में हम कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है इसके एक्चुअली 3 प्रकार है, एक है आर्टिफिशियल, नेचुरल और तीसरा है फाइलोजेनेटिक। ठीक है, देन इसके बाद में जो है वो है कैटेगरी एंड टैक्सॉन। कैटेगरी क्या है? तो कैटेगरी जो है इसे कहा गया है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन सॉरी, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाई करने के लिए आप जो टर्म्स बनाओगे, ठीक है, जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम जो भी टर्म्स बनाते हैं, ठीक है, कि जैसे हम बोलते हैं कि घर में जो है वो सबसे बड़े बूढ़े जो है वो अगर आपके दादाजी हैं, फिर दादाजी के बाद में नेक्स्ट जो आपके बड़े हैं वो आपके फादर है, फादर के बाद में जो है वो अगर आपका बड़ा भाई है, तो ये जो भी हम ये जो क्या कह रहे हैं उसको कि जो हम ये लेवल सेट कर रहे हैं, तो ये आप कैसे कर रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। ठीक है, उनका रोल क्या है उस फैमिली में, तो उस यूनिट को क्या कहा जाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज कैटेगरी। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? कैटेगरी कहा जाएगा। अब उस कैटेगरी में आपका क्या रैंक है, ठीक है, आप किस रैंक पे आते हो, आप किस लेवल पे आते हो, ठीक है, दैट रैंक और दैट लेवल इज कॉल्ड एज टैक्सॉन। उसे क्या कहा जाएगा? टैक्सॉन कहा जाएगा। ठीक है, तो जब भी क्लासिफिकेशन करते तो ये 2 बड़ी चीज़ें हैं। तो कैटेगरी एक ब्रॉड
क्या कहेंगे हम उसको, टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, विच इज़ अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो आपको बताता है कि क्लासिफिकेशन जो है वो किस लाइन में चल रहा है और उसमें क्या लेवल्स हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है, या उसमें क्या रैंक है उसे कहा जाता है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक क्लास हो गया, ठीक है, आपका जो क्लास है उस क्लास को आपने जो भी नाम है 11th है, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, कैटेगरी हो गई, ठीक है। अब उसमें जब आप एग्ज़ाम देते हो और एग्ज़ाम देने के बाद में आपका जो रैंक रहेगा दैट इज़ कॉल्ड एज टैक्सॉन। समझ में आया। तो इस तरह से जो है वो क्लासिफिकेशन के ये यूनिट्स हैं, ठीक है। इसके बाद में जो है वो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ क्लासिफिकेशन जो है इसका, सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन किया गया था वो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, मतलब जो है वो लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 एरिया में जो है वो क्लासिफाई किया गया था। सबसे पहले इन्होंने जो प्रपोज किया 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, उनका नाम है कार्ल वूज इन द ईयर 1990। कार्ल वूज नाम के जो साइंटिस्ट है, इन्होंने ऑर्गेनिज्म को जो है वो 3 ग्रुप में बांटा है। यही 3 ग्रुप है, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया, एंड ईच ऑफ देम, हर एक जो है वो फिर आगे चल के जो है वो किंगडम में जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है। मतलब वूज का कहना ये है कि सबसे बड़ी कैटेगरी है डोमेन, डोमेन के बाद में है किंगडम, किंगडम के बाद में डिवीजन, डिवीजन के बाद में जो है वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं। तो जो है वो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में वूज ने बताया है कि लाइफ जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड की जा सकती है। एक है आर्किया, दूसरा है बैक्टीरिया और तीसरा है यूकेरिया, ठीक है। आर्किया और बैक्टीरिया, इन दोनों ही ग्रुप में जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है। वहीं यूकेरिया में जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या हैं, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो स्कूल में, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अगर रिमाइंड किया जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ये जो है वो नॉट डिफाइन, या बोल सकते हैं कि इसमें जो है वो जो भी सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रॉपरली जो है वो वेल डिफाइन नहीं होते, ठीक है, वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते। उसमें जो है वो न्यूक्लियस के आजू बाजू मेम्ब्रेन फॉर्म नहीं होती है, आपको वहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स अलग से दिखाई नहीं देंगे। सेल मेम्ब्रेन जो है, सॉरी, जो आउटर मेम्ब्रेन है सेल ऑर्गेनेल्स की, वो यहाँ पे नहीं होती। तो जो है वो क्या बोल सकते हैं हम उसको, सब मतलब स्टार्टिंग में फॉर्म हुआ है, इसीलिए उसमें जो डेवलपमेंट है वो कम हुई है। एडवांस नहीं है ये सेल, उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और जिसमें आपको जो एडवांस सेल है विच इज़ ए वेल डिफाइंड सेल, जिसमें आपको न्यूक्लियस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गोल्गी अपरेटस क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इनके पास में अपनी खुद की सेल बाउंड्री है, सॉरी मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल जो अंडर डेवलप्ड सेल होता है या प्रॉपरली डिफाइन नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल जो है वो वेल डिफाइंड सेल है। तो यहाँ पर जो है वो आर्किया और बैक्टीरिया में जितना भी है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है। वहीं यूकेरिया जो है इसमें जो है वो किसे इंक्लूड किया गया है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह से जो है वो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ हैं। आगे में जो है दीज डोमेन्स आर क्लासिफाइड इनटू किंगडम्स, ठीक है, किंगडम में फिर इसको क्लासिफाई किया गया है। हाँ, बेस्ड ऑन डिफरेंस इन RDNA, ये किस बेसिस पे इन्हें 3 ग्रुप में डाला गया? अपने मन से इनको आइडिया आया कि नहीं ऑर्गेनिज्म को 3 ग्रुप में डाल दिया जाए और ये नाम दे दिया जाए? नहीं, इसका बेस है RDNA, ठीक है, सॉरी RRNA। RRNA जो है ये हमें पता है, हम लोगों ने हमारा बेसिक्स जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि RRNA का फुल फॉर्म है राइबोसोमल RNA। और उन्होंने जो है वो नोटिस किया कि इन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जो RRNA का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिक है, एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है। इस बेसिस पे उन्होंने जो है वो लाइफ को फिर फाइनली इन 3 डोमेन्स में जो है वो डिफ्रेंशिएट किया है, डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है, ठीक है। सो इन दिस मैनर वी हैव स्टार्टेड विथ अवर सेकेंड चैप्टर दैट इज सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे में इस चैप्टर में और भी कुछ डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे और फिर बाद में जो है वो क्लासिफिकेशन के डिटेल्स हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।